सो इट इज़ माई डे 8 ऑफ DSC प्रिपरेशन एंड मैंने कल के दिन पे पढ़ा था हैशिंग, बट थोड़ा सा रह गया था क्योंकि वो काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में पढ़ा है। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमने जैसे ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हम हैशिंग क्यों यूज़ करते हैं। हैशिंग एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल एंड स्टोरेज मैकेनिज्म का। तो हैशिंग हम लोग 2 तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यार हमने पहले पढ़ा तो था हैशिंग क्या है, चलो थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं। अब जैसे कि मान लो मेरे पास एक ऐसा एरे है जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है। अब मान लो कि क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हर एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है उसका काउंट बताओ, ठीक है। एक तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है कि हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो अगर हम लोग इसे लूप लगा के करते हैं तो हमें मान लो एक एलिमेंट हमने पिक करा, फिर हमने उसके लिए लूप चलाया पूरा n तक, एरे के साइज तक, और फिर हमने एक काउंटर मेंटेन करा, ठीक है। फिर हमने एक दूसरा एरे बनाया और उसमें हमने मान लो की वैल्यू पेयर तक बना लिया या कुछ भी कर लिया, तो हम एक काउंट स्टोर कर रहे हैं हर एक एलिमेंट का, ठीक है। तो हमें हर बार किसी भी एलिमेंट का अगर हमें काउंट जानना है तो हमें फिर से पूरा एरे के साइज तक मतलब n साइज तक हमें लूप कर चलाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस है। तो हैशिंग हमारा इसलिए एफिशिएंट रिट्रीवल में हेल्प करता है। तो हैशिंग हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। लेट्स से मुझे इंटीजर एरे पे हैशिंग टेक्निक अप्लाई करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एक इंटीजर एरे बनाऊँगी, हैश मैप, जिसको मतलब हैशिंग के लिए हम उसका नाम दे सकते हैं हैश एरे, ठीक है, इंटीजर टाइप का। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जैसे जैसे हम एरे का इनपुट ले रहे हैं, एरे में इनपुट ले रहे हैं, वैसे ही जाके उसी इंडेक्स पे, मान लो कि हमारे एरे के 0th इंडेक्स पे वैल्यू है 5, ठीक है। तो हमने जो हमारा हैश एरे बनाया है, तो हम हैश एरे के 5th इंडेक्स में जाके हम लोग +1 कर देंगे। यानी कि अब हैश एरे में हमारा दिखाएगा कि हमारे जो हमने एरे पे जो हमने इनपुट लिया है, तो उसमें ये दिखाएगा कि हमारा जो फिफ्थ एलिमेंट है, यानी कि जो एलिमेंट जिसका नंबर 5 है, तो वो एक टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन हमारे साथ एक दिक्कत है इसमें, क्योंकि अगर हम लोग इंटीजर एरे एज अ हैश एरे यूज़ करेंगे तो दिक्कत ये है कि हमारा एरे इंटीजर्स के लिए सिर्फ 10⁻7 साइज तक ही हम क्रिएट कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी। अगर हम ग्लोबली उसे बनाते हैं तो 10⁸ तक मैक्सिमम जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। हमें मान लो कि हमारे प्रॉब्लम में 10⁻9 आ गया, 10⁻12 साइज़ का या 18 साइज़ तक का एरे आ गया, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए C++ में होते हैं कंटेनर्स मैप STL लाइब्रेरी में, और जावा में होते हैं हैश मैप कलेक्शन लाइब्रेरी में, ठीक है। यार मैं ना एक ओवरव्यू टाइप दे रही हूँ, प्लीज़ स्ट्राइवर का वीडियो देखना, मैंने देखा है। ये मैं आपको बता दूँ, स्ट्राइवर की DSA शीट से मैं कर रही हूँ अपने DSA रिविजन प्लस पूरा DSA मास्टरिंग का, ये सब चीज़ें जर्नलिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे DSA पढ़ा नहीं रही हूँ। इफ़ एनीवन इज़ न्यू टू दिस चैनल, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ मेघना श्रीवास्तव एंड आई एम नॉट टीचिंग DSA, इट इज़ माई जर्नल वीडियो एंड माई जर्नलिंग प्लेलिस्ट। तो प्लीज़ ये से ट्यूटोरियल मत समझना, ये एक जर्नलिंग है। तो मैं रिविजन भी कर रही हूँ अब, क्योंकि हमेशा मैं DSA स्टार्ट तो करती हूँ, बट बहुत हद तक ये बाइनरी ट्री तक ही जा पाता है, ठीक है। फिर कुछ ना कुछ हो जाता है तो एक चीज़ें छूट जाती हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है। तो अब की बार मैं ओपनली ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं एंड तक DSA पढ़ूंगी। आउटकम इसका कुछ भी हो, लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ें ट्राई नहीं करी थी। देखो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम बिना DSA के भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, बट क्योंकि मैं इस साइकिल में फंस चुकी हूँ, मुझे इस साइकिल से बाहर आना है। मेरे अंदर रिग्रेट अभी भी बैठा हुआ है। मैंने ट्राई किया था कि मैं DSA स्किप कर दूँ, बट मेरे अंदर ये रिग्रेट बैठा हुआ है कि यार मुझे कर लेना चाहिए, क्या पता मैं कर लूँ, है ना। तो इसीलिए मैं जर्नलिंग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब कर दिया मैंने। ये डे 8 है, आप भी मेरी इस जर्नी में ज्वाइन कर लो और हम लोग साथ में पढ़ते हैं। तो मैं बात कर रही थी, तो मैं DSA शीट स्ट्राइवर की फॉलो कर रही हूँ एंड इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैं पर्सनल लेवल पे स्ट्राइवर को बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट और टीचिंग स्टाइल और जो डेडिकेशन है चीज़ों को लेके, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए। तो बात करते हैं, वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो C++ में हमें कंटेनर्स दिए गए हैं मैप और अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। मैप हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करता है और अनऑर्डर्ड मैप
अनसॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है, जैसे कि नाम आपको बता ही रहा है। अब मैप्स हमारी की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते हैं। जो हमारा की होता है वो हमारा इंटीजर होता है, यानी कि हमारा नंबर होता है जिसके फ्रिक्वेंसी हमें स्टोर करनी है, और जो वैल्यू होता है वो हमारी फ्रिक्वेंसी जो है डिफाइन करता है, ठीक है। तो हम मैप किसी भी टाइप के बना सकते हैं। जो की होती है वो की किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, इंटीजर, कैर, बुलियन, इनफैक्ट वो एक पेयर भी हो सकती है। उसी तरीके से वैल्यू भी हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें, अब देखो जो हमारी प्रॉब्लम थी 10⁻⁷ साइज वाली, वो यहाँ पे सॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि मैप जो है, जो एलिमेंट नहीं है एरे में, मतलब मान लो कि अगर हमारे एरे में 1 2 3 4 5 6 ही एलिमेंट्स हैं और हमसे कहा गया कि एरे पे कोई एलिमेंट है 12, उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, तो मैप में ऑलरेडी जो एलिमेंट नहीं स्टोर हुआ है वो उसको 0 बताएगा और वो स्टोर भी नहीं करेगा। तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो एलिमेंट्स हमारे ज़रूरी नहीं है या जो हमारे एरे में नहीं है वो मैप में नहीं बनेंगे। अब मैं बता दूं, अनऑर्डर्ड मैप्स भी ऐसे ही हैं, बस जो हमारा मैप है वो सॉर्टेड फैशन में डेटा को स्टोर करता है की वैल्यू पेयर में, बट अनऑर्डर्ड मैप्स में ऐसा नहीं होता है। अनऑर्डर्ड मैप में अनसॉर्टेड वे में स्टोर होता है, बट इससे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा ऐसा आपको लग रहा है। बट मैं आपको बता दूं, स्ट्राइवर की वीडियो से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अनऑर्डर्ड मैप्स की एंट्री कहाँ पे हुई है ये मैं आपको बताती हूँ। तो जब भी हम मैप्स यूज़ करते हैं तो मैप्स का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है स्टोरिंग और फेचिंग का, वो log n है, ठीक है। तो ये बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस में हमेशा log ऑफ n ही आएगा, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए अनऑर्डर्ड मैप को इंट्रोड्यूस किया। तो अनऑर्डर्ड मैप में क्या होता है, स्टोरिंग के लिए ऑर्डर ऑफ 1 यूज़ होता है, और ये एवरेज और बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है स्टोरिंग के लिए, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप में। बट फेचिंग में ये ऑर्डर ऑफ n यूज़ करता है, जो कि वर्स्ट है। मतलब वर्स्ट ही क्यों, वर्स्ट केस में भी उसकी ऑर्डर ऑफ n है। अब देखो, स्ट्राइवर ने ये भी बताया कि ये वर्स्ट केस में क्यों होगा। अब वर्स्ट केस में ये होगा, आप ना इसमें कोलिजन लगेगा, इसलिए वो वर्स्ट केस में आ जाएगा। अब आप स्ट्राइवर की वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा क्यों। अब मैं बता दूं कि स्ट्राइवर ने ये भी बताया कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो और आपको लग रहा है कि इसमें मैप्स या हैशिंग की ज़रूरत है, तो आप अनऑर्डर्ड मैप से स्टार्ट करना। और एक ट्रिक है, अगर आपको लग रहा है कि अनऑर्डर्ड मैप से जब आप क्वेश्चन रन कर रहे हो, सोल्यूशन रन कर रहे हो और आपका टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा है, तब आप मैप्स पे स्विच कर लो। अदरवाइज स्टार्टिंग आपको अनऑर्डर्ड मैप से ही करनी है। और स्ट्राइवर के वीडियो में कोलिजन भी बताया गया कि अनऑर्डर्ड मैप्स की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में ऑर्डर ऑफ n क्यों आ रहा है, और जो कि बहुत ही बुरा होता है। इसीलिए जब भी आपका कोड फेल हो टाइम लिमिट की वजह से, तो आप मैप पे स्विच कर लो। तो कल से मैं पढ़ने जा रही हूँ सॉर्टिंग, और ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है। आप लोग प्लीज़ टाइम देना और अपना क्वेश्चन भी सॉल्व करना, एंड प्लीज़ ज्वाइन माई DSA जर्नी, एंड hope it was helpful. So thank you for watching. Bye bye and see you in the next video. Bye.